तो ये इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। पहले हम आपका परिचय दे दें। ये है मेरे मामा जी, सोमनाथ चौधरी। अब अब आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं सोमनाथ चौधरी मुंबई कस्टम्स में सीमा शुल्क अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले 2009 से मुंबई में हूँ। उसके पहले दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में मैं कार्य कर रहा था। अभी मेरा गांव बिहार में खड़ारा है और मेरी एजुकेशन बीकॉम LLB है। थैंक यू। अब प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और फिर आप उनका उत्तर दीजिएगा। ये प्रश्न किस से रिलेटेड है? क्योंकि जैसे ही हम शुरुआत करेंगे, इसमें ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं होगी जो आपको बोलना पड़ेगा। तो प्रश्न ऐसे ही है जो, और कहीं आपको लगे कि कुछ कंट्रोवर्शियल हो सकता है तो आप बोल दीजिएगा कि इसका जवाब हम नहीं दे सकते। ठीक है। तो बचपन से शुरुआत करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपको याद आता है जो बहुत ही अद्भुत या विचित्र था। बचपन का इंसिडेंट्स तो वैसे तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट थे, लेकिन सबसे ज़्यादा विचित्र ये था कि हम लोग गांव से आते हैं और गांव में क्या था कि ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता है आपके ऊपर। आपके परिवार का नियंत्रण बहुत कम रहता है, क्योंकि आपके पास खेलने के लिए, छुपने के लिए बहुत जगह होता है। और हम लोग क्या करते थे, जैसे ही हमारे पिताश्री जाते थे अपने कार्यालय भागलपुर, उसके बाद हम लोग हमारे गांव के पास में 2-3 बगीचा है, तो बगीचा में जाके हम लोग जामुन के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे। आपको ये मालूम है, होता है लोगों को मालूम है कि जामुन का पेड़ बहुत ही मतलब हल्का होता है, वो कभी भी टूट जाता है। तो अगर पता होता कि वो बचपन में ये पता नहीं था, और हम लोग कभी कभी ऐसा हुआ कि करीब 40 फीट तक ऊपर चले गए और फिर पता चलता था कि अब उतरना कैसे है। तो ये बहुत ही विचित्र घटना थी कि हमारे साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती थी और किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन अभी वो सोच के लगता है कि भगवान हमारे साथ थे और हम लोग वहाँ से निकल के आए, और माता पिता का आशीर्वाद था कि हम लोग उन चीज़ों से बच गए और भगवान की लाख लाख कृपा रही। तो वो एक बहुत ही विचित्र घटना हुआ करती थी, और ये रेगुलर फीचर था, क्योंकि हम लोग कभी ऐसा नहीं होता था कि वो फिर से डर के वापस नहीं गए, वापस जाते थे, वो काम करते थे, फिर से वापस जाते थे और फिर से वही काम करते थे, क्योंकि बचपन तो बचपन ही होता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि बचपन की कोई ऐसी घटना जो आपको ऐसे याद आती है जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, वो याद करके बहुत खुशी होती है। बचपन की घटना खुश करने वाली तो सबसे ज़्यादा खुश करने वाली है कि मेरे पिताजी पहले हमें पतंग उड़ाने से रोकते थे, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उनको लगा कि इसको रोकने से बेहतर है कि इसको और खेलने दिया जाए, पतंग उड़ाने दिया जाए। तो उन्होंने पतंग उड़ाने के लिए मुझे फ्री कर दिया, और खुद मतलब ऐसा हुआ कि साथ में खुद उड़ाने लगे, पतंगबाजी करने के लिए खुद आते थे साथ में। तो धीरे धीरे इतना पतंग हमने उड़ाया, इतना पतंगबाजी हमने किया कि धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट उससे चल जाता रहा, और बड़ा अच्छा हुआ कि वो मतलब पापा ने सपोर्ट किया, और वो मेरा जो आदत था एक मतलब लगातार उसके पीछे पड़ा रहना, वो धीरे धीरे कम हो गया। और फिर जो ज़रूरी चीज़ था कि जो वो कहते थे कि पढ़ाई करो, बिना पढ़ाई के नहीं होगा फिर, तो आपने इतना पतंग उड़ाया कि आप फिर बोर हो गए उससे। बोर हो गए इतना तो ये एक टेक्निक भी माना जा सकता है आपके पिताजी का। हाँ, इतना बेहतर था वो पल। और अभी याद आता है तो अच्छा लगता है कई बार कि पतंग तो उड़ा लिया, और अच्छा इसलिए भी कभी लगता है कि पतंग उड़ाने के बाद अब मौका मिला है, अब कोई जैसे होता भी है, समय भी रहता है, फिर भी पतंग उड़ाने का मन नहीं करता, इतना उड़ाए।
इतना सपोर्टिव रहे वो हमारे साथ। तो वो सबसे बढ़िया लगता है, पतंग उड़ाने का जो वाक़या था वो सबसे बढ़िया लगता है। और अगर उससे भी बेहतर कहेंगे तो जीवन में एक और चीज़ हमने सीखा है गांव में रहते हुए कि हम लोग जब 10-12 साल के रहे थे तो गांव में धान जो होता है अपने खेत में धान हम लोग घर में ही पैदा होता है और उसको हमारे साथ में हम अपने किसान भाइयों के साथ मिलके उसको पैदा करते थे पहले। अभी तो नहीं जा पाते हैं गाँव, लेकिन वहाँ पे बहुत ही बढ़िया सिस्टम था कि हम और जाते थे हम लोग 2-3 घंटा के लिए वहाँ रुकते थे। धान को हम लोग कैसे सिस्टमेटिक तरीके से बनता है वो सब सीखे हैं, तो काम भी आता है। तो वो इंटरेस्टिंग चीज़ था जो कि हम लोग को सीखने के लिए मिला, जो कि हर किसी को नसीब नहीं है। शहर में रह के या किसी दूसरे गांव में भी रह के ये चीज़ नसीब नहीं होता है कि आप मतलब गांव से बिल्कुल जुड़े हुए। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा जोर से बोलिएगा, कहीं पता नहीं कैमरा में कैप्चर हो रहा है कि नहीं। जी जी जी। अब एक तीसरा प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, कोई ऐसी दुर्घटना जो बचपन में आपके सामने या आपके साथ हो गई? दुर्घटना तो हुई है, दुर्घटना कई बार हुई कि मेरे साथ ही हुआ। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ और फुटबॉल खेलते खेलते मेरा हाथ टूट गया। तो वो बहुत ही फुटबॉल मेरा बहुत ही मैं बड़ा फेवरेट गेम था मेरे लिए। लेकिन जैसे ही हाथ टूटा वो मेरा, तो उसके बाद से फुटबॉल से मैं थोड़ा दूर हो गया। दुख होता था, ज़्यादा फुटबॉल खेल नहीं पाता था क्योंकि हाथ टूट गया। तो फिर डर लगने लगा और डर के खेलने लगा। और चूँकि कोई बताने वाला नहीं था, कोच नहीं होता था गांव में, तो खुद से खेलने में क्या दुर्घटना घटती रहती थी। वो बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि वो हाथ टूटने के बाद मेरा जो एक हॉबी था वो थोड़ा बहुत उसमें कमी आ गई। हम फुटबॉल को फिर सावधानी से खेलने लगे, खुल के नहीं खेलते, ये कह सकते हैं। जैसे काफ़ी प्लेयर्स के साथ होता है कि इंजरी के बाद उनका गेम ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल, इंजरी के बाद से वो मेरा फुटबॉल छूट गया, जबकि मैं फुटबॉल अच्छा खेलता था। उस पर हम आने वाले हैं आगे भी प्रश्नों में, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो पहले मैं और पूछना चाहता हूँ, और कोई दुर्घटना जो आपको याद आती है जो काफ़ी दर्दनाक था, जो आप चाहते हैं कि वो नहीं हुआ होता तो बहुत अच्छा होता, जो आप भुलाना चाहते हैं, ऐसे कोई दुर्घटना बचपन के समय की? बचपन की दुर्घटना गाँव में या स्कूल में या खेलते वक्त कुछ? गांव में दुर्घटना, हाँ एक दुर्घटना हुई। एक बच्चा हमारे सामने नदी में डूब गया था। तो वो तो बहुत बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, वो काफ़ी मतलब वो काफ़ी दर्दनाक था हमारे लिए, क्योंकि सारे हम लोग वही फुटबॉल खेलने के क्रम में ही हम लोग गए थे। गांव में बाढ़ आई हुई थी, तो मिट्टी गिरने की वजह से वो पानी में गिरा और उसकी वजह से वो कह सकते हैं कि एक तरह से या तो बच्चे का बुद्धि था, तो उसको समझ में नहीं आया कि मिट्टी नीचे से कट रहा है। किसी को नहीं समझ में आता, कोई भी गिरता था उसमें, अगर किनारे से चलते थे तो उसमें वो गिर गया। और उसके बाद मैंने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन चूँकि हम लोग भी उस टाइम बहुत ही छोटे थे, तो मुश्किल ही था हमारे लिए कि मैं किसी को सेव कर पाता। मतलब उतने ही तेज़ रफ्तार पानी में किसी को बचाना बहुत ही मुश्किल काम था हमारे लिए। जो हम लोग 10 से 12 साल के सारे बच्चे थे उसमें, तो हम लोग कोई बचाना मुश्किल ही था। लेकिन फिर भी गांव वाले ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन ईश्वर को यही मंजूर था। उनके जो परिवार वाले थे उनको काफ़ी इससे सदमा लगा होगा, उनको बहुत दुख हुआ होगा। लेकिन वो जैसा कि पता है लोगों को कि दुर्घटना गांव में जो दुर्घटना हुई वो उसका
कारण अगर देखा जाए कि कैसे हुआ, अब जब हम समझते हैं उसको, उस टाइम तो सोचने की इतनी क्षमता नहीं थी। तो दुर्घटना का एक ही कारण था कि मतलब उस उम्र के बच्चे को ऐसे डेंजरस प्लेस पे खेलने के लिए छोड़ दिया गया था। लोग चले जाते थे, जबकि उतना दूर खेलने के लिए जाना नहीं चाहिए था। अगर गांव में पास में होता कोई प्लेग्राउंड तो नहीं जाना पड़ता था, और वहाँ नहीं जाते थे तो ये दुर्घटना नहीं होती थी। ये मेरा मानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप अपने कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताइए, जो आपको लगता है कि कुछ चीज़ जो ऐसे बताना चाहिए एज एन एडवाइस या एज ए कुछ। कॉलेज बहुत ही अजीब सा रहा वो। जब हम लोग 10th पास किए उधर बिहार में, एक चीज़ है कि हम लोग कॉलेज 10+2 से ही चले जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे 10+2 से कॉलेज पढ़ने लगते हैं। तो 10+2 में ही हम लोग कॉलेज चले गए, और 10th पास करने के बाद हमारे, जब हम लोग 10th पास किए तो बहुत ही कम बच्चे उस साल 10th पास किए थे, क्योंकि कुछ सरकारी नियमावली में चेंज हुआ था, कुछ सब्जेक्ट चेंज हुए थे, और उसकी वजह से कुछ व्यवस्था परिवर्तन था, बल्कि जिसकी वजह से कई सारे बच्चे 1996 का जिसने भी एग्ज़ाम दिया होगा उसको पता होगा इन चीज़ों के बारे में। तो उनको अभी, मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चे जब सारे बच्चे निकल के आए आगे, तो सबको यही ऐसा लग रहा था कि मैं सबसे बढ़िया हूँ, लेकिन ऐसा था नहीं। क्योंकि हमारे साथ जो 3rd डिवीज़न बच्चे भी थे ना, वो आज डीएम है। रायपुर में डीएम है, एक लड़का है, और 1-2 लड़के और भी हैं जो कि 3rd डिवीज़न पास करके आए थे। मतलब 45% बिलो मार्क्स था, और वो लोग, मेरा भी मार्क्स वही 50% के आसपास था। लेकिन क्योंकि ज़्यादा बच्चे पास नहीं हुए थे, तो एडमिशन अच्छा कॉलेज में हुआ, मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर का अच्छा कॉलेज है। और वहाँ पे कॉलेज में हम लोग को जैसा होता है छोटे शहर के कॉलेज में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फ़ोन बज रहा है। जी जी। माफ़ कीजिएगा, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, प्रश्न फिर से बताइए, कॉलेज का कॉलेज लाइफ का बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, हाँ, तो कि तो जिसे सुन के हमारे व्यूअर्स और हम हाँ, कुछ उससे एडवाइस ले पाए। हाँ, तो कॉलेज में वही था कि छोटे शहर के कॉलेज में, कॉलेज का जो कल्चर होता है वो थोड़ा मॉर्निंग कॉलेज होता था हमारा। तो मॉर्निंग में आप कॉलेज जाइए, और कॉलेज में प्रोफेसर मिलते नहीं हैं जल्दी, तो क्लासेस ऐसे ही बंक क्लासेस। तो आप क्या करेंगे वहाँ जाके? टेबल टेनिस खेलना, यही काम था कॉलेज में। ज़्यादातर टेबल टेनिस खेले हम लोग। लेकिन चूँकि कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि अपने को कुछ करना है आगे चल के, खेलने से काम बनेगा नहीं। तो कॉलेज में लाइब्रेरी में जाके पढ़ा करते थे। लाइब्रेरी वहाँ का अच्छा था, लाइब्रेरी में टाइम देते थे। और टेबल टेनिस अगर देखा जाए तो कॉलेज में मैंने टेबल टेनिस खेला, बाकी कोई काम नहीं था उधर। तो कहने का ये मतलब है कि हमें अगर ऐसा कॉलेज मिल जाए तो हमें लाइब्रेरी में जाके टाइम निकालना चाहिए, जहाँ की बंक क्लासेस हो रहे हो। तो बंक क्लासेस के टाइम में हमें समय बर्बाद न करते हुए, हम चाहते अगर हम थोड़ा उस टाइम में गाइडेंस मिलता तो और बेहतर कर सकते थे। गाइडेंस नहीं मिला, सही गाइडेंस नहीं था, क्योंकि उस उम्र में आपको लगता है कि सारे बच्चे खेल रहे हैं तो हम क्यों पढ़ें। तो जैसा होता है संगति का असर, आप भी खेलने लग जाते हैं और आपका समय, जो अमूल्य समय होता है, वो बर्बाद होता है। इसीलिए आपको चाहिए कि कॉलेज लाइफ में हमें बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है। कॉलेज लाइफ ही महत्वपूर्ण समय है, पूरे जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है वो कॉलेज लाइफ होता है। मतलब आप उस टाइम में, और सबसे जो आप कह सकते हैं कि अगर इंटेलिजेंस आपको निकालना है, ब्रेन अगर इंटेलिजेंस या ब्रेन का देखना है तो उसी टाइम में देखा जाता है।
सबसे फास्ट ब्रेन चलता है उस टाइम, मेरा ये मानना है। बाकी तो और भी रिसर्च हैं। तो कॉलेज टाइम में लोगों को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, मेरा जो अनुभव यही कहता है। जैसे कि आपने बताया कि फुटबॉल में आपका काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, पहले भी अभी भी है, तो स्कूल या कॉलेज में आप फुटबॉल खेले होंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं कॉलेज में, स्कूल में भी फुटबॉल खेलता था। स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो स्टेट लेवल तक गया मेरा स्कूल। लेकिन बड़ा ही वो, अभी वो बताने वाला चीज़ नहीं, लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि वो हम लोग जो स्कूल के बच्चे थे वो कमिश्नरी लेवल तक, मतलब भागलपुर तक हम लोग जीत के आए। बांका में इंटर स्कूल हुआ, डिस्ट्रिक्ट में हम लोग चैम्पियन हुए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग जीते, फिर कमिश्नरी लेवल पे जीते। स्टेट लेवल का जब बारी आया तो स्कूल में ये डिसाइड हुआ कि हम लोग बाहर से बच्चे को लेके जाएंगे, और जो थोड़ा एजेड है, क्योंकि हमें जीतना है, आप लोग जीत नहीं पाओगे। तो ये डिसाइड हुआ कि पटना में जो मैच होने वाला है तो दानापुर कैंट में होने वाला था, और आर्मी स्कूल के बच्चे से मैच था। तो जब मैच हुआ हम लोग को तो ले भी नहीं गए लोग, जो क्योंकि हम लोग 10-12 साल नहीं 9 में पढ़ता था, तो 13-14 साल के रहे होंगे। तो उस एज के बच्चे जो थोड़ा बड़ा दिखता था बच्चा हाइट में, उनको लेके गए थे। 2-3 बच्चे ही थे स्कूल में, तो उनको भी प्लेइंग 11 में नहीं था वो लोग, सॉरी। तो हम लोग जब उनको पता चला, जो सामने वाली टीम थी, कि बच्चे जो हैं वो बड़े आए हैं, वो मतलब 12वीं वाले बच्चे हैं, तो उन्होंने भी अपना सीनियर लेवल जो था स्कूल का बच्चा, उनको उतार दिया मैच में। और फिर जो हमारा होना चाहिए था हमारी स्कूल की टीम का, वही हुआ। करीब हम लोग स्कोर पूरी तरह तो याद नहीं, तो करीब 20-0 से हम लोग का टीम जो है वहाँ से हार के आया। बहुत ही बुरा वो वाक़या था, नहीं होना चाहिए था। जो हम लोग खेलते तो शायद कुछ अलग रिजल्ट होता था, लेकिन उनकी वजह से वो पूरा का पूरा, पता नहीं किसकी सोच रही थी उसके पीछे, हम तो बच्चे थे, हमें नहीं पता चला, लेकिन हमारे नाम पे कोई और खेल रहा था। ये गलत था वो सिस्टम, वो सब सिस्टम चेंज होना चाहिए। यही इसी वजह से पूरा स्पोर्ट्स सिस्टम जो है बिहार का वो बिगड़ा हुआ है। अगर वो हम लोग खेलते तो शायद कोई ना कोई प्लेयर कभी ना कभी तो आगे आता था। अगर आज नहीं आया तो 10 साल बाद आता था, लेकिन आता था। अगर अच्छे से खेल का जो सिस्टम है वो अगर सुधार किया जाएगा तो अच्छा रहेगा। कोई ऐसा गेम आपको याद है जहां आप बहुत अच्छा खेले होंगे, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें? हाँ, वो फुटबॉल खेला था हम लोग जब सीनियर हो गए, कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो मेरे गांव की टीम को एक बार इनवाइट किया गया फ्रेंडली मैच खेलने की 12-8 में। तो 12-8 में जो फ्रेंडली मैच था वो बड़ा ही बहुत हाइप किया गया उसको, क्योंकि 12-8 की जो टीम थी वो बड़ी अच्छी टीम थी फुटबॉल की उस ज़माने में। ये 2000 की बात है। तो 2000 में उनकी टीम थोड़ी अच्छी रही थी और वो लोग अच्छा खेलते थे। बांका डिस्ट्रिक्ट में उनका अच्छा पकड़ था, अच्छा नाम था उनका। तो मेरे यहाँ जो कुछ लोग थे जो उनका खेल देखे थे, तो वो कहते थे तुम लोग को बहुत ही बुरी तरीके से वो लोग हराएंगे। तो लेकिन मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई था। मैं उनको बोलता था कि ये हो नहीं सकता है, हार जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन हम लोग अच्छा टक्कर देंगे। लेकिन जब मैच हुआ तो मैच का तो मतलब उसको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। वहाँ मैच स्टार्ट होते ही 2-3 मिनट के अंदर ही हमारी तरफ से पहला गोल बब्बर भैया की तरफ से कर दिया गया। 3 मिनट के अंदर में रिकॉर्ड होगा, उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था। 3 मिनट के अंदर 1-0, और ये 1-0 हाफ टाइम तक चला।
उनको ये भरोसा भी नहीं था। और मैं एक रणनीति से खेल रहा था क्योंकि मैं कैप्टन था टीम का, भले ही छोटा था लेकिन कैप्टन था। मैं एक रणनीति से खेल रहा था कि क्योंकि हमें जीतना था और हमारा टीम कॉम्बिनेशन जो था वो बहुत बेहतर नहीं था। तो हमने एक रणनीति बनाई कि टीम भले हमारा कॉम्बिनेशन सही नहीं है लेकिन हमारे पास जो टीम मेंबर थे वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे। वो मतलब उनका फिजिकली फिजिकली और जो उनका शॉट था वो शॉट उनके पैर में बहुत बढ़िया था। और जो रनिंग था उनका स्पीड जो था, जैसा कि आप अभी देखते हैं जिसके पास रनिंग है फुटबॉल में वो बहुत ही अच्छा करते हैं। तो उन्होंने जितने भी मेरे साथ के प्लेयर थे उसमें से कम 6 प्लेयर तो ऐसे थे रनिंग में अच्छा थे, क्योंकि बाद में वो लोग आर्मी में आर्मी के या तो सिपाही हो गए या कोई ऑफिसर हो गया या पैरामिलिट्री फोर्स में चले गए। तो अच्छे लड़के थे वो, मतलब खेलने में बड़े अच्छे थे, दौड़ने में और शॉट में। तो इसकी वजह से मैंने रणनीति उस हिसाब से बनाया, मैंने जो स्ट्रेटजी तैयार की उस हिसाब से, मैंने अपने प्लेयर की स्ट्रेंथ के हिसाब से रणनीति को तैयार किया। और उसका जो मेन उसका रिज़ल्ट जो आया, उसका रिज़ल्ट वही था कि उनको मैंने गोल नहीं करने दिया। ये रणनीति था मेरा कि उनको गोल तक पहुंचने नहीं देना, पोस्ट तक पहुंचने नहीं देना। उनको पोस्ट तक पहुंचने से पहले या तो हम बॉल को थोड़ा उनसे दूर कर देते थे या नहीं तो बॉल लेकर हमारा प्लेयर रन करके उनके हाथ में फेंक देता था बॉल को। बहुत ही मतलब रणनीति से खेला, जिसकी वजह से वो मैच हमने लास्ट में 2-1 से जीता। लेकिन एक गोल उन्होंने हाफ टाइम के बाद किया और लास्ट मोमेंट में मैंने गोल मारा, जिसकी वजह से टीम जीती। मेरे पास किया किसी ने और करीब 20 फीट की दूरी से मैंने एक किक किया, जो कि एक आर्क बनते हुए जाके गोल में घुसा, गोल पोस्ट के अंदर गया और वो गोल हुआ। उसके बाद 2-3 मिनट ही बचा था, 2-3 मिनट में वो गोल होने के बाद हम लोग तो जीत ही चुके थे। 2-3 मिनट बचा था तो स्टॉपेज टाइम ही था वो तो 3 मिनट में हम लोग 2-1 से हम लोग उसमें विनर रहे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि कभी भी किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो मैच हम लोग जीतेंगे और जीत के आए हम लोग। तो वो सिर्फ हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचान रहे थे, इस वजह से हम जीते, ऐसे नहीं तो जीत नहीं सकते थे। तो वहाँ पे हमको पता चला कि अगर आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानते हैं, लीडर जो है वो अगर अपने खुद के स्ट्रेंथ को पहचानना सीख गया तो ये समझ लीजिए कि वो सफलता का सबसे पहला सीढ़ी है। अगर आपने अपने ग्रुप के स्ट्रेंथ को पहचाना कि कौन क्या कर सकता है, तो इसलिए आप लीडर का ये सबसे पहला होना चाहिए कि अपनी टीम को पहचानो। फुटबॉल में आपका फेवरेट प्लेयर कौन रहा है, या जो अभी भी खेल रहा है, जो पहले खेलते थे? पहले मैं 90 से गेम को फॉलो कर रहा हूँ, 90s से। 10 साल का ही था फिर भी मैं फॉलो करता था फुटबॉल को। तो उस टाइम तो मैराडोना को देखा करता था, मैराडोना ही था उस टाइम प्लेयर, अच्छा प्लेयर था। और बाकी जो थे वो सब ऐसे ही थे, लेकिन प्लेयर अगर था तो उस टाइम मैराडोना। लेकिन 93 में वो 94 का वर्ल्ड कप में उसको डोपिंग के बाद जब बैन किया तो फिर वहाँ से कोई प्लेयर नहीं रहा। फिर अभी आके रोनाल्डो और मेसी 2 प्लेयर है जिसको कि हम फॉलो करते हैं और देखते रहते हैं कहाँ खेल रहा है, कैसा खेलता है, अच्छा खेल रहा है। लेकिन अभी अब एम्बापे को देख रहे हैं, क्योंकि अब ये दोनों प्लेयर अपने पीक पे से नीचे उतर गया है। अब एम्बापे है, एम्बापे को फॉलो करते हैं। एम्बापे बढ़िया प्लेयर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एम्बापे से बढ़िया अभी प्लेयर कोई नहीं है वर्ल्ड फुटबॉल में, अभी मुझे ऐसा लगता है। बचपन में या गांव में कोई ऐसा उस समय की मतलब बात पूछ रहा हूँ, कोई सेलिब्रिटी या गांव के कोई लोग जो जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते थे, आपका जो फेवरेट पर्सनैलिटी था, ऐसा कोई?
गांव में गांव रिस्पेक्ट, में, या तभी उस समय की बात जो कोई और सेलिब्रिटी या गांव के नहीं भी हो सकते हैं। हाँ गांव का जो सब जिसको मैं रिस्पेक्ट ज़्यादा करता था उसमें जो सबसे पहला तो वही थे अपना माता पिता, सबसे पहले तो आते ही हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप कहेंगे तो हमारे जो हम जहाँ पे बचपन में पढ़ाई करते थे, एक थे पंडित जी, हम लोग उनको नाम से मतलब आदर से पंडित जी बुलाते थे, उनका सबसे ज़्यादा सम्मान करते थे, क्योंकि उन्होंने ही जो हमें सिखाया बचपन में, उसका ही ये परिणाम है कि मतलब हम लोग इतना उस जगह से भी पढ़ाई करके, जहाँ पे कि स्कूल में छत नहीं था, वहाँ से पढ़ाई करके भी बम्बई में आके, फोर्ट में आके, फोर्ट में हमारा ऑफिस है, वहाँ पे आके हम अच्छा सा मतलब बढ़िया जॉब कर रहे हैं, एक गजेटेड ऑफिसर का जॉब कर रहे हैं। तो ये बहुत बेहतर बात है, और उनका ही ये दिया हुआ था, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि आपको बैठना कैसे है। पढ़ाई करना उन्होंने नहीं सिखाया, उन्होंने सिखाया डिसिप्लिन, आपके लाइफ में डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। वो पढ़ाई से ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाते थे, और अगर बच्चा को आपने डिसिप्लिन सिखा दिया तो वो अच्छा करेगा भविष्य में। बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय पढ़ाने से। उसको अगर आपने डिसिप्लिन सिखाया तो वो भविष्य में आपको कभी भी आप उससे नाराज़ नहीं होंगे, वो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। ये मैंने उनसे सीखा, और उनको इसीलिए उनका रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा था, अब भी है। वो हालांकि संसार में नहीं है, तो अब भी उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत है। आपके फर्स्ट जॉब और दिल्ली के बारे में कुछ बताइए। हाँ, फर्स्ट जॉब वो दिल्ली में, मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर था रक्षा मंत्रालय में। तो जॉब तो पहला ही जॉब होता है, बहुत ही मतलब एक्साइटेड था जॉब। वहाँ जब गया तो ये रक्षा मंत्रालय था, मुझे लगा कि ये फौजियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, और उसमें भी मेरा जो बॉस होता था वो कर्नल होगा। जिस ऑफिस में मैं काम करता था मेरा बॉस कर्नल था, तो मुझे लगा कि कर्नल तो बहुत ही मतलब बढ़िया सा अच्छा खासा बॉडी होगा, बढ़िया एकदम दिखता होगा, एकदम बेस्ट पर्सनालिटी होगा। लेकिन जब मैं मिला पहली बार उनसे, तो वो काफ़ी छोटी हाइट के थे, और काफ़ी मतलब उनका फिजिकल पर्सनालिटी बिल्कुल ही नहीं था। दो ही वॉज वेरी गुड इन इंग्लिश, लेकिन उनका पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं था कर्नल जैसी, मतलब आर्मी वाली फीलिंग ही नहीं आ रही थी। तो फिर भी वो उनको सिलेक्शन गवर्नमेंट ने किया था, तो कुछ ना कुछ रहा होगा अच्छा उनका, तभी वो सिलेक्ट हुए थे। लेकिन मेरा जो इमेजिनेशन था वो बिल्कुल फेल हुआ था कि ऐसा होता है आर्मी वाले। फिर वापस हमने काफ़ी वहाँ पे एक दो चीज़ें थी जो कि मुझे वो याद आता है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट था वहाँ पे, मोबाइल्स लेके जाना मना था, और अच्छा भी था क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ चीज़ था। तो हम लोग और जो भी सीखा वहाँ पे वो काफ़ी मुझे आगे भविष्य में काम आया, क्योंकि वहाँ पे वो भी अगेन फौज मतलब आर्मी मतलब डिसिप्लिन, तो वहाँ भी हमने डिसिप्लिन ही सीखा। 9:30 शार्प ऑफिस, 17:30 ऑफिस लिविंग। तो अगर आप 17:30 के बाद भी ऑफिस में हैं तो यू हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन व्हाई यू आर स्टेइंग आफ्टर ऑफिस आवर। तो ये सब जो चीज़ें थी वो काफ़ी मतलब आपको आगे जाके भविष्य में काम आती है जो आपने सीखा। और ये क्या इनिशियल पीरियड था, 23-24 साल का लड़का था मैं जब मैंने जॉब लिया था। तो बहुत ही वो जो सीखा वो भी काम आया, डिसिप्लिन। शादी के पहले जो जब आप मामी जी जो मेरे हैं उनको जब देखने गए, हाँ, तो उनको देख के आपको फर्स्ट टाइम कैसा लगा?
फर्स्ट टाइम मैं फ़ोटो देख लिया था तो, और जैसा कि अभी चलता है हमारे टाइम में तो वही था कि अम, आपको लड़की को शादी से पहले नहीं देखना है, लेकिन मेरे टाइम में वो ट्रेंड टूटा, कह सकते हैं कि शादी नहीं हुई थी लेकिन इंगेजमेंट हुआ, क्योंकि पहले इंगेजमेंट नहीं होता था हमारे यहाँ। तो एक पान वरन करके सिस्टम है, वो लोग लड़के के साथ लड़के को कुछ देते हैं, वो कुछ उनका सिस्टम होता है, रिचुअल्स है, और उसी दौरान एक इंगेजमेंट सेरेमनी हुआ। तो वो पहली बार मैंने उनको देखा वही इंगेजमेंट के टाइम में। तो फीलिंग तो चूँकि मैं पहले से देखा था तो पसंद था ही, तो शादी तय ही हो चुकी थी, तो मतलब अच्छा ही लगा। वो तो है ही, अच्छी है, मेरी वाइफ है तो अच्छी है, मेरे लिए तो अच्छी है। इलाहाबाद में आप आपने काफ़ी समय बिताया है अपने जॉब को लेकर, तो वहाँ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? इलाहाबाद काफ़ी इलाहाबाद सिटी के बारे में ही बताना चाहेंगे, क्योंकि जॉब जो था वो जॉब तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में, तो जॉब से रिलेटेड सारी बात बताना, जॉब तो ईडी के बारे में जानते ही सब कैसे काम होता है। लेकिन इलाहाबाद सिटी वो बढ़िया है। इलाहाबाद सिटी हम लोग जिधर रहते थे, ओल्ड सिटी और न्यू सिटी में बटा हुआ है, तो हम लोग न्यू सिटी में रहते थे। वहाँ का सबको मालूम है कि वो संगम के लिए प्रसिद्ध है इलाहाबाद। तो हम लोग संगम जाते थे, और वहाँ के हिस्टोरिक प्लेस है, भगवान राम से जुड़ा हुआ है, अशोका से जुड़ा हुआ है। तो जगह तो रहने के लिए अगर पूछा जाए हमसे तो वो सबसे बेहतर जगह था। लेकिन चूँकि मुंबई में हम लोग रहे हुए थे पहले, तो वो ठंडी और गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, तो हम लोग वापस यहाँ आ गए कि इलाहाबाद में की जो ठंडी थी वो बहुत ज़्यादा ठंड थी, एक्सट्रीम ठंड हो जाती थी, और गर्मी में एक्सट्रीम गर्मी, तो वो एक दिक्कत था वहाँ पे। बाकी वो सिटी बहुत बढ़िया रहने के लिए था। और तो संगम में जिसको संगम जब कुंभ का मेला लगता है, तो हमारे टाइम में भी अर्ध कुंभ लगा था, तो था ही अच्छा, वो एक्सपीरियंस अच्छा रहा। इलाहाबाद सिटी जाना चाहिए लोगों को एक बार तो कम से कम, बहुत ही बढ़िया प्लेस है। आपके कोई ऐसे मित्र हैं जो स्कूल समय से आप उनको जानते हैं और अभी भी संपर्क में हैं, जिनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मित्र तो हम लोग भाई लोग ही इतने हैं, वही मित्र हैं, क्योंकि हमारे साथ जो बच्चे थे वो दूर दूर हो गए, जो स्कूल में पढ़ते थे। तो संपर्क तो है फ़ोन से, लेकिन वैसा संपर्क नहीं है। लेकिन भाई जो हैं, अपने भाई के साथ ही हम ज़्यादा मित्रवत हैं। बहुत सारे कजिन्स हैं आपके? हाँ, तो हम, बल्कि मेरा डब्बू तो मेरे साथ ही पढ़ता था, तो मित्रवत ही था, हमेशा ही साथ में ही रहा, अब भी साथ ही है। आप गांव जो हमारा है खड़ारा, आपका भी गांव है, मेरा भी गांव है, रेगुलरली आप जाते रहते हैं, वहाँ आप क्या सुधार देखना चाहते हैं जो सबसे पहले आपके मन में आता है? सबसे जो वहाँ का सबसे जो अभी जो मैंने फील किया है कि जो लोगों की एकता है वो वीक हो रही है, कमज़ोर हो रहे हैं लोग। क्योंकि लोग इसलिए कमज़ोर हो रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब चाहते हैं कमज़ोर होना, लेकिन वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से काम करें, इसलिए कमज़ोर होते जा रहे हैं। उनको लगता है कि मैं अपना बचा लिया तो मैं चल जाएगा ऐसे, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि जब तक हम समाज को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम नहीं रह सकते उस समाज में।
क्योंकि वो धीरे 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 आप सामाजिक तौर पे कमज़ोर होते जा रहे हैं, ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं वहाँ लोग। और उसको जोड़ने के लिए, आपको समाज को एक साथ जोड़ने के लिए एक बहुत ही बढ़िया जरिया है, वो है धर्म। धर्म एक ऐसा जरिया है, या आपका जो फेस्टिवल होता है वो ऐसा जरिया है जो कि आपको एक दूसरे से जोड़ता है। और वो वहाँ पे लोग मिल के नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर धर्म हम कर रहे हैं, कहीं पे मंदिर में पूजा हो रही है, तो लोग ये सोचते हैं कि ये उनकी पूजा है, उनको करने दो, वो मिल के नहीं कर रहे हैं। ये समस्या हो रही है। और अगर ये मिल के करने लग जाएंगे लोग, तो अपने आप उनका बॉन्डिंग बढ़ता जाएगा। और बॉन्डिंग जब बढ़ेगा तो वो मिल के काम करना शुरू करेंगे और मजबूती आ जाएगी समाज में। तो इसके लिए मैंने प्रयास शुरू किया है थोड़ा बहुत। मैंने मंदिर जो कि जिन शीर्ण अवस्था में थे उसको प्रयास किया है शुरू कि मंदिर को ठीक करा दिया जाए, उसमें कुछ व्यवस्था कर दी जाए बैठने की, वहाँ पेड़ पौधे लगा दिए जाए, पूजा शुरू कर दिया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, वो प्रयास करना चाहिए। अगर वो हो गया, आपके प्रयास, आपका एक कदम भी आगे बढ़ाना हो सकता है कि लोगों को प्रेरित करे। तो प्रयास आपको खुद करना चाहिए पहले, तो दूसरे को बोलने से पहले, तो वही कर रहा हूँ। बिहार जो जहाँ आपका गांव है, जहाँ हमारा गांव है, उसकी राजनीति के बारे में आपका कुछ विचार है? राजनीतिक विचार तो स्पेसिफिक टू बिहार। राजनीतिक बिहार की राजनीति को हम लोग तो क्या ही समझ पाएंगे अभी, क्योंकि ये इसका इतिहास तो बहुत पुराना है। तो उसके अंदर कभी घुसे नहीं है अभी इतिहास, राजनीतिक इतिहास में या राजनीति में। लेकिन फिर भी जो वहाँ की जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, उसको मैं जितना समझता हूँ वो जाति के इर्द गिर्द घूमती है। तो जिस जाति का जितना वोट है, वो ऊँट उसी करवट बैठता है वहाँ पे। हर एक जगह में जाति को साधना ही महत्वपूर्ण है, कैंडिडेट महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। वो पार्टी महत्वपूर्ण है। एक कैंडिडेट कोई अकेला चुनाव बिरला ही जीत रहा है, निर्दलीय खड़ा होके पार्टी चुनाव जीत रही है। और पार्टी पैसा खर्च करती है और जातिवादी व्यवस्था के साथ जाति पाति का नारा देती है, उसके बाद वोट लेती है, और खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है पैसा वहाँ पे। और इसका परिणाम ये है कि विकास बिल्कुल ही बाधित है, क्योंकि अच्छे लोग चुन के नहीं आते हैं तो विकास नहीं होगा। तो अभी प्रशांत किशोर एक प्रयास कर रहा है, लेकिन मुझे भी उसमें ईमानदार प्रयास तो दिख रहा है। लेकिन लोग जैसे लोगों को जोड़ रहे हैं, उससे तो लगता है कि शायद इनका भी जो प्रयास है वो कहीं फेल ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं। आप अब मुंबई में रहते हैं, ठीक है? तो आपके बच्चे हैं जो मुंबई के स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो मुंबई के स्कूल्स जो कि यहाँ के एजुकेशन के सबसे फर्स्ट स्टेप हैं, उनके बारे में आपका क्या व्यू है, कुछ विचार आपका? मुंबई का स्कूल अगर देखा जाए तो ये स्कूलिंग, यहाँ का सिस्टम स्कूलिंग का तो ठीक है, लेकिन जो टीचर हैं, सिस्टम ठीक है लेकिन टीचर्स जो है वो क्वालिफाइड नहीं है। ये मैंने अनुभव किया है, एक्सपीरियंस मेरा है कि टीचर्स जो है क्वालिफाइड नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा है ये नहीं देखना है उनको। आज ए पढ़ाया तो कल बी पढ़ाएगी, अगले दिन सी पढ़ाएगी। वो पीछे सीखा है नहीं सीखा है उससे उसको मतलब नहीं है। वो उनका ये मानना है कि ये
देखना आपका काम है, गार्जियन का काम है। जबकि ऐसा नहीं होता था पहले। हम लोग जहाँ पढ़े वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, सिस्टम कोई था ही नहीं, लेकिन फिर भी टीचर क्वालिफाइड थे इसलिए हम लोग सीख पाए। यहाँ पे अगर टीचर क्वालिफाइड आ जाएंगे, लेकिन संभव नहीं है, चूँकि इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा बच्चे हैं, इतने ज़्यादा स्कूल हैं, तो सब में क्वालिफाइड टीचर आना मुश्किल है। तो इसलिए आपको खुद ही प्रयास करना पड़ता है बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। स्कूल तो उनका फ़ीस भी बढ़ा हुआ है, फ़ीस बहुत ज़्यादा है। हम लोग के जैसा जो गवर्नमेंट जॉब करता है वो इतना फ़ीस भर नहीं पाता है कि वो 2 बच्चे को किसी बहुत ही बढ़िया स्कूल में पढ़ाए जहाँ पे कम से कम 50% भी टीचर क्वालिफाइड हो। तो ये एक यहाँ की समस्या है। लेकिन फिर भी चूँकि हम लोग पहले से हमें पता है कि ऐसा हो रहा है, तो हम लोग प्रयास करते हैं, खुद ही घर में पढ़ाते हैं। अब इस इंटरव्यू के आखिरी फेज में हम आ गए हैं, जहाँ मैं आपको 3 प्रश्न पूछना चाहूँगा। जो मैं आपका प्रेडिक्शन जानना चाहता हूँ कि 15 साल बाद, अभी 2023 है, 2038, 15 साल बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया में क्या नया टेक्नोलॉजी या क्या क्या नया ट्रेंड आ जाएगा? ये 15 साल बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एकेडमिक एजुकेशन है उसमें बहुत चेंज आएगा। जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, उसमें बहुत चेंज आने वाला है। क्योंकि जो सिस्टम है अभी, अगर आपको जॉब compete करना है बाहर के लोगों से, खासकर चाइना और अमेरिका से अगर compete करना है आपको, तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी में अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। अपने जो मैन पावर है उसको टेक्निकली बेस्ड बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग ही हैं, तो हम लोग अभी यहाँ ज़रूर हैं, कस्टम में जॉब करते हैं, लेकिन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही आउटडेटेड हो गया। अब धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है, लेकिन जो उनके पास है, जो कस्टम के ऑफिसर यूएस में हैं, उनके पास जो इक्विपमेंट होते हैं वो यहाँ पे संभव ही नहीं है अभी। तो इसलिए अभी सारी चीज़ ऑटोमेटिक हो गए हैं उनके यहाँ पे। हमें मैनुअल सारा काम यहाँ करना पड़ रहा है। तो इस वजह से ये हो रहा है कि आपको या तो ज़्यादा मैन पावर लगाना पड़ रहा है, और काम भी वो परफेक्शन पे नहीं हो पा रहा है। तो ये 15 साल में एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेंगे, और हमें टेक्निकली ज़्यादा अपग्रेड करेंगे ये सिस्टम को, जो हम क्या आपको ऐसा लगता है कोई नया टेक्नोलॉजी जो अभी नहीं है, जो आपको हम लगता तो है कि नहीं आ ला जाएगा? हम लोग तो नहीं ला पाएंगे। वो जो लाएगा दुनिया में जो आएगा, कोई ना मतलब कोई दूसरा कंट्री लेके आएगा, और वो हम लोग भी यूज़ कर रहे होंगे। क्योंकि स्कूल में अभी सिस्टम शुरू हो गया है कि डिजिटली वो पढ़ाई चालू हो गया है, डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं लोग, यूट्यूब में पढ़ाई करवा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, सब कुछ डिजिटली चालू है। तो ये बुक सिस्टम जो है, ये भी जो पेपर बुक है वो भी धीरे धीरे आउट होगा सिस्टम से। ये सबसे मेन जो, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये बैकबोन है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो किसी भी कंट्री का बैकबोन होता है। वो जैसा चलेगा, ये बिजनेस और ये सब चलेगा इसी सिस्टम से। जो यहाँ से निकल के आएगा बच्चा, वही आगे काम करेगा, मेन पावर वही बनेगा आपका। दूसरा प्रश्न इसी श्रृंखला में, 15 साल बाद आपको क्या लगता है कि हमारे गांव में क्या चेंजेस आएगा? या आपको लगता है जो अभी है वैसा ही होगा? गांव में 15 साल में तो चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन 25-30 साल में चेंज हो जाएगा। गांव के ज़्यादातर लोग बाहर निकल जाएंगे, गांव में कोई नहीं रहेगा। गांव में, क्योंकि गांव में उनके पास ज़्यादातर लोगों के एक ही बच्चे हैं,
एक लड़का एक लड़की है, लड़की शादी हो गई चली गई तो गांव में बचेंगे नहीं। तो गांव की जो आबादी है वो ज़्यादातर एवरेज एज अगर देखेंगे गांव का तो 50+ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे यंग लड़के रहेंगे नहीं। तो फिर वो धीरे धीरे गांव खाली होता जाएगा। तो जो गांव की आबादी है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, जो ब्राह्मण की आबादी है। बाकी लोगों की आबादी भी वैसे ही रहेगी, क्योंकि उनके यहाँ भी वैसे ही पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है। तो गांव धीरे धीरे गांव से निकल जाएंगे लोग, और जो हमारा डेवलपमेंट है गांव में वो थोड़ा डेवलप हो जाएगा, गांव डेवलप हो जाएगा, क्योंकि रेलवे बनने की वजह से वो डेवलपमेंट होगा। क्योंकि जैसे जैसे रेल का विस्तार होता जाएगा, लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ चलेंगी, तो वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन की तरफ का जगह है वो डेवलप होता जाएगा। वहाँ लोग ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जंक्शन है तो आसपास के लोग भी आएंगे, वो भी चाहेंगे कि हमारा घर भी इधर ही हो जाए। तो बाहर की आबादी ज़्यादा आ जाएगी, और जो मूल बासिंदे हैं वो कम होते जाएंगे। ये मेरा अनुमान है गांव के बारे में। अब आखिरी प्रश्न इस इंटरव्यू का और इस श्रृंखला का भी, 15 साल बाद आप अपने आप में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और देखना चाहते हैं, या सोचते हैं कि 15 साल बाद आप कहाँ होंगे, किस शहर में होंगे, किस आप कैसे रहना चाहेंगे? 15 साल के बाद मैंने तो यही सोचा है कि मैं गांव में ही रहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ से VRS ले लूँगा, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लूँगा। क्योंकि मेरा पूरा अभी भी मेरे 20 साल नौकरी के बचे हैं, लेकिन मैं उतना करूँगा नहीं। 10 साल बाद नौकरी रिटायरमेंट लूँगा और गांव में जाके सेटल हो जाऊँगा, क्योंकि 10 साल के बाद बच्चे को सेटल करना, उसके बाद अपना सेटल हो जाएंगे गांव में। तो गांव में भजन कीर्तन करेंगे, और गांव में जो विकास कार्य है या जो वहाँ की सामाजिक समरसता है उसको कायम करने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये समय दिया। थैंक यू वेरी मच।